please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या यूपी को अखिलेश यादव और मायावती का साथ पसंद है? क्या बुआ भतीजे का सियासी गठजोड़ बीजेपी पर भारी पड़ा? क्या गोरखपुर में फूलपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सौदेबाजी का नतीजा है? इसके अलावा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का नेतृत्व जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से सोनिया गांधी लगातार डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें अखिलेश और माया दोनों साथ होंगे और क्या तीनों पार्टियां साथ मिलकर 19 में टक्कर दे पाएंगे? एनडीए को बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच शरद पवार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस इस मोर्चे का नेतृत्व करे। शरद पवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की है और बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष का महागठबंधन 2019 में एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? विपक्ष को एकजुट करने की सोनिया गांधी की पहल क्या मोदी सरकार के लिए 2019 में कोई जादू दिखाएगी और क्या विपक्ष के तमाम दल राहुल गांधी का नेतृत्व मानने को तैयार होंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल मिलकर विपक्ष के सभी दलों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल रात राहुल गांधी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी और शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस को मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। इस मुलाकात में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। यूपी के लोकसभा उपचुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और खबर ये भी आ रही है कि इस मुलाकात में 2019 के चुनाव के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि इस सिलसिले में राहुल गांधी जल्दी ही तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं और विपक्ष के सभी दलों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोशिशों पर एनसीपी और शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस पहले प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो तय कर ले। विपक्षी दलों का डिनर डिप्लोमेसी ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक न हो, ऐसा कहा है शिवसेना ने। शिवसेना के नेता सांसद संजय जी राउत अभी मेरे साथ है। राउत साहब, क्या कहना है सेना का? नहीं, हमारा तो कुछ कहना हो ही नहीं सकता है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कुछ 20 पॉलिटिकल राजनीतिक दल एक साथ एक रात्र भोजन के लिए आए थे। एक मजबूत विरोधी दल बनाने की उनकी कोशिश है, तो उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे देश में आज जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिसे आप एकाधिकारशाही बोल सकते हो, और डेमोक्रेसी में इतने बड़े देश में अगर मजबूत विरोधी दल न हो तो मुझे लगता है देश को और देश की डेमोक्रेसी को खतरा बन सकता है। इसलिए जो पहल सोनिया जी ने की है और सभी चाहे शरद पवार साहब हो या ममता जी हो, सब उनके साथ अगर आ रहे हैं मजबूत विरोधी दल, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीरता से इस प्रकार की गठबंधन होने की ज़रूरत है, क्योंकि विरोधी दल में तो 4 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, तो नेतृत्व कौन करेगा सरकार का? अगर सरकार बनती है, बनेगी नहीं, सरकार बनती है तो उनका नेतृत्व कौन करेगा? ये निर्णय पहला होना चाहिए। सर, क्या आप इस प्रयास को राहुल गांधी के इस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि राहुल के नेतृत्व को लेकर असहज है कुछ दल, इसलिए सोनिया गांधी फ्रंट में आती हैं? बिल्कुल, सोनिया जी को सीपीपी का नेता के तौर पर रखा गया है और साथ ही साथ यूपीए की नेता भी सोनिया जी हैं। तो राहुल गांधी का जो है वो सीमित रोल है कि संगठन के अध्यक्ष के तौर पर उनको रखा है। अब जहाँ तक के सबको साथ लेके चलने का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि पवार साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से पब्लिक के भाषण में भी ये बात कह दी है और मीटिंगों में भी कही है कि अब हमें किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं रखना है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी मिल के लड़े और इसके साथ जितने दूसरे साथी हैं 15, 17, 20 जो सोनिया जी के यहाँ मिले थे, अब ये सब ही यह समझ के दिल साफ करके एक दूसरे के बारे में लोकल प्रॉब्लम होंगे आपस में, जैसे सीपीआईएम टीएमसी का हो, बीएसपी एसपी का हो, मगर ये सारे लोकल प्रॉब्लम को बालाए ताक रखकर देश के हित में सब आगे बढ़ें ताकि ये बीजेपी की निकम्मी सरकार को हटा दिया जाए। लेकिन सर, एक सवाल आके वहीं फंसता है ना, नेतृत्व कौन करेगा? इस जो मोर्चा आप लोग बना रहे हैं एक संभावित गठबंधन, इसका नेतृत्व क्या कांग्रेस के पास होगा, क्या राहुल गांधी के पास होगा? देखिए, नेतृत्व पहले नहीं होगा, पहले सफलता होगी, पहले साथ होगा, फिर सफलता होगी, फिर नेतृत्व होगा।
तो राहुल गांधी से कोई आप लोगों को दिक्कत है अगर आने वाले दिनों में दावा ठोकते हो? राहुल गांधी को खुद सब मिलके राहुल गांधी को जब प्रपोज करेंगे तब वो दिक्कत का सवाल आएगा ना। अभी तो कोई है नहीं ना राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री करिए। अभी तो किसी ने नहीं कहा कि ये शर्त पे सब साथ आ रहे हैं कि सबको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कबूल करना होगा, ऐसी तो कोई शर्त है नहीं। तो फिर क्या मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब चूंकि देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में सारा देश एक खड़ा हो गया है, तो ये राजनीतिक पक्षों को चाहिए कि ये मतभेद न रहे और नेतृत्व की बात तब होगी जब हमारे पास उतनी संख्या लोकसभा में होगी। उपचुनाव परिणाम आने के बाद आला नेताओं का ट्वीट लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि नीतीश चाचा जाएं राजगीर की पहाड़ियों में आराम करें। इस पर बात करने के लिए जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं। सर, एक निशाना साधा है, तगड़ा निशाना साधा है पूर्व डिप्टी सीएम ने। जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा वह सही है। जनादेश का लोकतंत्र में अपमान करना वह मालिक का अपमान करना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के घर और विचारों में और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों में आँख लगा करके ये आरएसएस के गोद में बैठ गए। जनता भारी गुस्सा और तकलीफ जिसका इजहार अररिया में और जो जहानाबाद में जनता ने करने का काम किया। ट्वीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सारी पार्टी को धन्यवाद किया। कांग्रेस का नाम नदारद है। क्या आरजेडी आगे कोशिश करेगी कि कांग्रेस और जो अन्य फ्रंट हैं सपा बसपा के साथ आए? नहीं, जो समान विचारधारा वाली हम पार्टियां हैं लगभग एक जगह बैठ रहे हैं। अभी भी आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सभी लोग बैठे थे। हमारे साथ इस वक्त दो लोग मौजूद हैं। सुनील यादव समाजवादी पार्टी से, अनिल सिंह बीजेपी से मौजूद है। सुनील यादव, डिनर तो कबूल है लेकिन क्या राहुल कबूल है? देखिए, सवाल कबूल का नहीं है, सवाल इस बात का। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि सामंतवादी विचारधारा वाली सरकार, मनवादी विचारधारा लाने का प्रयास करने वाली सरकार, जुमले बोलने वाली सरकार और अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार, इनके खिलाफ अगर हमें कोई बड़ा समझौता भी करना पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन इनको हराने के लिए हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे। जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, हम उनको इकट्ठा करके हम इन ताकतों को हराने का काम करेंगे। ठीक है, और वो शुरुआत आपने उपचुनाव में हमने देखा कि मायावती से किस तरीके से हाथ मिला ले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 19 में अगर जवाब देना है तो फिर तो यूपीए गठबंधन का हिस्सा बनना होगा। डिनर पर आप लोग जाते हैं और अगर, क्योंकि शरद पवार सीधे तौर पर एनसीपी कह चुकी है कि कांग्रेस को लीड लेना होगा, तो कांग्रेस की तरफ से अगर राहुल गांधी का नाम आता है, लीड करते हैं यूपीए को, तो क्या ये मंजूर होगा आप लोगों को? देखिए, सवाल ये है क्योंकि जब कोई गठबंधन बनेगा तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि क्षेत्रीय दलों को वो कैसे एक लेते हैं, उनको कैसे विश्वास में लेते हैं। तो डिनर पर जाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आप साथ आ रहे हैं। अभी आपने ये बात कही कि जवाब देने के लिए हम किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं। डिनर पर जा रहे हैं, मतलब तो यही हुआ कि आप लोग तैयार हैं। देखिए, डिनर पे जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई समझौता कर लिया। अरे डिनर पे तो प्रधानमंत्री जी बुलाएं कि हम नोटबंदी किए हैं उस पर बोलना है, हमने लोन बंदी अपने लोगों को दे दिया उस पे बोलना है, हमने रोजगारों को धोखा दे दिया उस पे बहस करना है, हम उनके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, सुनील जी रुकिए, अनिला सिंह जी को भी साथ ही जोड़ लेती हूँ। अनिला जी, इस जवाब से आप क्या समझ रही हैं? डिनर पर जाना तो मंजूर है, लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष उतना मजबूत और 2019 में टक्कर देने के लिए तैयार है एनडीए को? देखिए, सर्वप्रथम तो जो जनादेश गोरखपुर और फूलपुर की जनता ने दिया है वो सर्वोपरि है और ससम्मान हम उसको स्वीकार करते हैं। परंतु ताज्जुब मुझे ये होता है कि समाजवादी पार्टी जो बेहद खुश दिखाई दे रही है कि देखो 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 हमने क्या जीत हासिल कर ली। बैसाखी ली इन्होंने बीएसपी की, क्योंकि बीएसपी जो है उपचुनाव लड़ती नहीं है। कांग्रेस के साथ इन लोगों की सहमति नहीं बनी, क्योंकि ये कांग्रेस जो है गोरखपुर से नहीं लड़ना चाहती थी, ये गोरखपुर देना चाहते थे। वो फूलपुर से लड़ना चाहती थी, ये फूलपुर नहीं देना चाहते। तो आप यहाँ तीनों की तीन तिगड़ी अभी देख लीजिए, आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि ये 2 सीटों पे उपचुनाव में जीत हासिल कर ये 2019 में वर्डिक्ट जो है अपने नाम लिखवा लेंगे,
उत्तर प्रदेश की जनता से, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। बिल्कुल। तो मान अनिला रहे जी हैं रही कि हमारे कहीं साथ, ना- राजीव त्यागी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। राजीव जी, ये जवाब है अनिला जी का। इससे पहले सुनील यादव ने कहा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या राहुल गांधी कबूल हैं अगर यूपीए के नेता बनाए जाते हैं और 19 में अगर टक्कर देनी है, क्योंकि एनसीपी कह चुकी है कि कांग्रेस लीड ले, तो ऐसे में उनका जवाब आया नहीं उधर से। देखिए, मैं सुनील यादव जी के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा ना, अनिल सिंह जी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि गैर भाजपावाद का दौर सिर्फ 4 साल में शुरू हुआ। कांग्रेस के विरुद्ध गैर कांग्रेसवाद का जो चीजें शुरू हुई थी, पहले 30 साल में कांग्रेस ने शासन किया केंद्र में। अब बात आती है कि गठबंधन होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, तो बहुत स्पष्ट कर दूं, 89 के बाद से देश में गठबंधन का दौर है। 2014 में पहली बार जनता ने छप्पड़ फाड़ करके वोट दिए। वोट इसलिए दिए कि विकास होगा, लेकिन ये हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने लगे। तो जनता ने कहा कि ये तो बिल्कुल सरकार चलाना जानते नहीं है, तो भाजपा को निश्चित। सर, गठबंधन को लीड कौन करेगा राजीव जी? लीड कौन करेगा? देखिए, सुनील यादव जी को मैंने सुना, उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है जो लीड करेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी लीड करेंगे। सुनील जी बताइए। संशय है इसमें कोई आपको? जी जी, राजीव जी बोलिए, मैं फिर उनसे जवाब लेती हूँ। राजीव जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और राहुल गांधी ईमानदारी के प्रतीक है, सत्य के प्रतीक। अगर ईमानदारी और सत्य चाहिए सबको, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के साथ खड़ा होना, पहली बात। दूसरी बात, पैन इंडिया 2 ही पार्टियों की प्रेजेंस है, एक भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। तो पैन इंडिया जिन पार्टियों का प्रेजेंस है, उन्हीं के साथ खड़ा होना होगा। जी जी जी। अनिला जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनिला जी, मैं इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। राजीव जी ने जो कहा कि विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष मजबूत होगा और ऐसे में राहुल गांधी ही लीड करेंगे और 2019 में टक्कर देंगे, और उन्होंने कहा कि 2019 में एनडीए का सफाया करने के लिए यूपीए तैयार है। देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश के विषय में बात करूं तो अभी आप देख लिए कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है, तो ऐसे में ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि अखिलेश यादव जी और मायावती जी, जिनका अपना खुद का एक वोट बैंक है, एक फॉलोअरशिप है यहाँ पे, उनके नेतृत्व उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। हाँ, सोनिया गांधी जी एक बेहद बहुत आदरणीय महिला है और बहुत अच्छी माँ है, मैं कहूँगी। मुझे गर्व है कि बहुत सारी माओं को सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार के एक माँ होना चाहिए। वो चाहती हैं कि राहुल गांधी एस्टेब्लिश हो जाए एक नेता के रूप में। मेहनत करते हैं राहुल गांधी, परंतु दुर्भाग्यवश वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे। राजीव जी, महागठबंधन की बात आप लोग करते हैं, डिनर देते हैं, सब पार्टियों को बुलाते हैं, लेकिन यूपी में क्या हो जाता है? जब एसपी बीएसपी दोनों साथ आते तो कांग्रेस हट जाती ना, फिर वहां से कांग्रेस भी तो नहीं हटी है। और फिर आपका हाल क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भी आप लोग देख रहे हैं। देखिए, केंद्र के जो गठबंधन बनते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का कि चुनाव से करीब 6 महीने पहले बनते हैं, लेकिन अभी चुनाव आने में करीब सवा साल है। इस सवा साल से पहले ही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए चेयरपर्सन है, उन्होंने एक दावत बुलाई जिसमें कि 20 दलों के नेता शामिल हुए। इसका मतलब स्पष्ट है कि देखिए, गठबंधन का दौर है, जैसे मैंने कहा। अच्छा, यानी आप राजीव जी आप ये कहना चाह रहे हैं, जरा समझा दीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्र के गठबंधन होते हैं वो राज्य के गठबंधन से अलग होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा ना कि राष्ट्रीय दलों की प्रेजेंस पूरे देश में, क्षेत्रीय दलों की प्रेजेंस अपने अपने स्टेट्स में। तो क्षेत्रीय दलों को ये भी देखना होता है कि उनकी राजनीति, जो क्षेत्र की राजनीति है, जिस क्षेत्र में वो है, वो भी बनी रहे और राष्ट्रीय गठबंधन भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई इसका सेट फॉर्मूला नहीं हो सकता कि इस तरह से चीजें होंगी। जहां जिसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी खुलकर आ नहीं रही है। यूपी में लड़कों का साथ कबूल था, लेकिन अगर देश की बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल खामोश है। शुक्रिया आप दोनों का। क्या यूपी को अखिलेश यादव और मायावती का साथ पसंद है? क्या बुआ भतीजे का सियासी गठजोड़ बीजेपी पर भारी पड़ा? क्या गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सौदेबाजी का नतीजा है? क्या उपचुनावों में बीजेपी की हार का 2019 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? ये मुद्दा इसलिए गर्म हो गया क्योंकि लगभग 25 साल की खटास के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए तो बीजेपी पर भारी पड़ गए।
सीएम योगी ने आज के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी आज बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को हराया, तो फूलपुर से समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल ने बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल को हराया है। इन नतीजों के साथ अब अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या 2014 और 2017 के मुकाबले 2019 में बीजेपी के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा। असर कितना होगा, क्या ये जादू 2019 में कायम रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए हैं और इसको लेकर अब मंथन जरूर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कल अखिलेश यादव फूल लेकर गए थे मायावती के घर और खुद मायावती बाहर दरवाजे तक उनको छोड़ने आई थी। तो ये संकेत क्या है, संकेत कार्यकर्ताओं में कितना जा रहा है? लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये उपचुनाव था और वहां पर चुनाव होगा लोकसभा का, और ऐसे में अगर सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में किसी तरह का कोई फॉर्मूला निकल पाएगा या नहीं, सहमति बन पाएगी नहीं, और ऐसे में अगर ये महागठबंधन का हिस्सा बन जाता है जिसमें फिर कांग्रेस भी शामिल हो जाएगी। उत्कर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कार्यक्रम रद्द करके आज हार के कारणों पर विश्लेषण कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोंडा जाना था, साथ ही साथ उनके कुछ और सार्वजनिक कार्यक्रम थे, कुछ बैठकें थी जिसमें उन्हें शामिल होना था, लेकिन वो सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और अब माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रणनीति से जुड़े भाजपा के जो बड़े नेता थे राज्य स्तर के, उनको अपने घर पर बुला सकते हैं, उनके साथ हार के कारणों की समीक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन के बड़े नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। बहुत बड़ा झटका लगा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ जिसे कहा जाता है गोरखपुर, वो तक नहीं बच पाया। और इसके साथ ही साथ एक बात जो निकलकर सामने आ रही नवजोत, वो ये कि लगातार पार्टी की ओर से शिकायत की गई थी पिछले कई दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा लगातार हुई है और जो सरकारी सिस्टम है, जो मशीनरी है दरियों की, वो कार्यकर्ता की लगातार उपेक्षा करता है। और अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम अधिकारियों के साथ कर सकते हैं और वो पिछले कुछ दिनों में जो शिकायतें आई हैं उनका रिव्यू कर सकते हैं और साफ तौर पर जो अधिकारी इन तमाम चीज़ों में लिप्त पाए जाएं या वो अधिकारी जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे, उनसे भी वो सवाल पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने किसी की शिकायतें नहीं सुनी हो, किसी को हिल हवाला किया हो, या किसी को मुख्यमंत्री तक पहुंचने ना दिया गया हो। जी, नजर बनाए रखिए। उत्कर्ष, लौटेंगे आपके पास। कल उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं और इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश और मायावती पर हमला करते हुए कहा कि दोनों की सौदेबाजी से जीत मिली है। वहीं अखिलेश यादव नतीजों से गदगद हैं और अखिलेश ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। जो ये जनता ने फैसला दिया है यह अप्रत्याशित है। हम लोगों ने पूरी मेहनत की थी जिससे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने के दिशा से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। हम समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है, चोर चोर मौसेरे भाई का गठबंधन हुआ है, नापाक गठबंधन हुआ है और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जब उन्हें लगा कि जनता नाराज है तो इस सीमा तक गए कि औरंगजेब तक का कहा गया कि औरंगजेब की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे खुशी है इस बात की कि गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने और खासकर हमारे दलित भाइयों ने जो मदद की है, उसी का परिणाम है ये ऐतिहासिक जीत हुई। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि फूलपुर और गोरखपुर में परिवर्तनकारी जीत के लिए जनता और मायावती जी। बीएसपी, निषाद, पीस व प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, एनसीपी, आरएलडी, वाम दलों के साथ ही एसपी के भी नेताओं कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि धन्यवाद। निर्वाचित सांसद श्री नागेंद्र पटेल व श्री प्रवीण निषाद को हार्दिक बधाई। ये एकता की जीत है। और उधर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी में पार्टी की हार को हिंदुत्व के मुद्दे पर किए गए वायदों को पूरा न करने का नतीजा बताया है। हमारी कार्यकर्ताओं में वो जो हिंदुत्व की आशा थी
कि हम दोबारा देश को जोड़ेंगे, 370 हटाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, गौ हत्या पर राष्ट्रीय कानून लाकर प्रतिबंध लगाएंगे। इसमें एक भी अभी हो नहीं पाया। तो ऐसे ही धक्का जब होती है तो कार्यकर्ता निराश होकर बैठ जाती है, और अटल बिहारी वाजपेयी के काल में भी ऐसे ही हुआ। मुद्दे तमाम थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने अब ये बात कह दी है कि तमाम वो मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे जिसको लेकर सरकार सत्ता में आई थी, उनको क्योंकि पूरा नहीं किया इसलिए लोग नाराज हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है। सुधांशु मित्तल इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, क्या यकीनन इस हार पर मंथन हो रहा है? मुख्यमंत्री खुद आज तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर मंथन कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एक चुनौती हो सकती है 19 में? देखिए, इन चुनावों की रणनीति में चुनावी गणित को हम लोगों ने कहीं ध्यान नहीं दिया था। उसका कारण ये था कि जब ये चुनाव चालू हुए थे तो सापा अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, और बसपा क्योंकि उपचुनाव नहीं लड़ती है तो उन चुनावों से अलग रहती है। यकायक आखिर में बसपा ने सापा का समर्थन दिया और एक नई चुनावी गणित स्थापित करी। इस गणित के प्रति हमारी अनभिज्ञता थी, और इसी वजह से इन चुनावों में शायद जिस तन्मयता के साथ हम लोगों की तैयारी होनी चाहिए थी। हाँ, चुनावी गणित का एक प्रश्न आता है, लेकिन क्योंकि ये उपचुनाव थे और इससे एक जो संदेश क्या है उसको देखते हुए आगे में इसकी तैयारी करनी जाएगी। बिल्कुल, वो तैयारी आपकी तरफ से होगी। लेकिन सुधांशु जी, अब शेर के मुंह में खून लग गया है। अगर ये दोनों साथ रहते हैं, पहली बात तो ये कि रहते हैं नहीं, इस पर सवाल है, रहते हैं तो क्या 19 में एक बड़ी चुनौती आपके लिए होगी? एक तो ये है कि जैसे आपने खुद ने कहा कि साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें नेतृत्व के क्या कौन कितने पे लड़ेगा, लेकिन मैं अगर ये मान के चलूं कि रहते हैं तो जैसे चुनाव की एक गणित होती है, जैसे जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑफ इलेक्शन, देयर इज अ केमिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस आल्सो। टिल नाउ द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस हैज प्रिवेल्ड ओवर द अरिथमेटिक्स ऑफ इलेक्शंस। अच्छा, अब ठीक है, ये साथ अगर होते हैं तो इसको हमें अपनी रणनीति में इस चीज का ध्यान रख के हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। देखिए, कभी भी चुनाव के संदेशों को नकारना कभी भी किसी राजनीतिक संगठन के लिए अच्छा नहीं होता। इन चुनावों में जनता से एक संदेश आया है, एक गणित का संदेश आया है। हमारी बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम इससे संदेश लेके ध्यान पूर्वक इसके लिए अपनी चुनाव रणनीति तैयार करें। जी, सुधांशु जी रहिए हमारे साथ। शक्ति सिंह गोयल कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह जी, सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स लगाकर अब बीजेपी तो मंथन में लग गई है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? देखिए, हम वही हैं जो देश की जनता के दिल में है। आप देखिए कि नतीजा क्या होता है। वोटर बहुत शाना होता है। आपको 3 लाख से ज्यादा वोटों से 2014 में जहां पे जिताया था, वहां आपकी करारी हार होती है। जो सीट आप बरसों से नहीं हारे हो, वो सीट गोरखपुर की भी आपकी चली जाती है। लेकिन वो हराई आपने नहीं ना, इसलिए मंथन की जरूरत तो आपको भी है। दूसरे की जीत से क्या आप खुश होते रहेंगे? बीजेपी को हरा दिया किसी और पार्टी ने, आप खुश होते रहेंगे या कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी? फिनिश एंड देन यू मे इंटरप्ट। लेट मी फिनिश फर्स्ट। मेरा ये कहना है कि लड़ाई विचारधारा की होती है। एक विचारधारा जो है वो सेक्युलर विचारधारा है, दूसरी वो विचारधारा है जो देश को तोड़ के जुमलेबाजी की विचारधारा है। वोटर चाहना होता है, देखा उन्होंने कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वोट उतने ही हैं, और हम भी ये देखेंगे आने वाले दिनों के लिए कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कल जिस तरह से कहा कि जहां पर भी जरूरत होगी, पर्सनली को कोई नहीं होता है, देश का हित होता है, विचारधारा की लड़ाई है, साथ मिलके जहां पर भी बैठ सकते काम तो हो सकता है करेंगे। पर बीजेपी ने जो ये बातें की थी, आपने भी महसूस किया होगा 2014 में अगर बम्बई गए हो तो यूपी और बिहार का टैक्सी ड्राइवर कहता था अब तो मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश में जॉब खुल जाएगी, हम यूपी चले जाएंगे, हम बिहार चले जाएंगे। और हुआ क्या, यूपीए में जितनी जॉब मिलती थी उससे भी कहीं कम। तो शक्ति सिंह जी इसका जवाब ले ले जरा सुधांशु जी से भी। सुधांशु जी। नवजोत जी, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सापा ये कहे तो समझ आती है वो जीते हुए हैं।
जिस पार्टी की दोनों सीटों पे जमानत जब्त हो गई हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें कि ये वोट जनता का गुस्सा भाजपा के लिए है, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। आपकी जमानत जनता जब्त करवा रही है और आप ये खुश हो रहे कि हम लोग जो हार गए। जरूर मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं बोल दूं, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोला। मुझे जो कांग्रेस की मानसिकता में जो एक अहंकार और एक तिरस्कार जनता के प्रति अभिव्यक्ति दिखती है ना, मुझे लगता है वो अभी भी 2014 की हार के बाद सुधरे नहीं है। वैसे ही वैसा अहंकार, वैसे ही वैसा इनके अंदर एक अजीब सा एक मानसिकता, विकृत मानसिकता हो गई है। एक सेकंड, ये कहते हैं विचारधारा की लड़ाई में विचार, हमारा विचार हार गया, इनका विचार जीत गया। अगर आपका विचार जीता तो आप जो है ये जमानत कैसे जब्त करवा गए थे? तो आप ना शक्ति सिंह जी जल्दी से जवाब रख दीजिए। मैं समझता हूँ। मेरा सीधा सा 2 ही जवाब इसके मामले में है। सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान में हम जिस तरह से जीते, हम मध्य प्रदेश में जिस तरह से त्रिपुरा में हारे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। सुधांशु मित्तल, शक्ति सिंह गोयल जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आपको ये बता दें कि मंथन किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये बड़ी हार है बीजेपी की।